हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 सेल चैप्टर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और अपने साथ रफ पेन रखिए और जो भी चीजें आपको बोर्ड पे बताई जा रही हैं, वीडियो को पॉज करिए और बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें आप नोट करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सबसे पहले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने, जिसमें आपको, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको कोई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें और एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आपने इससे पहले क्लासेस में पढ़ लिया है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, यानी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। अब अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लोकेशन कहां पे है और इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेचर की बात करते हैं। नेचर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपली ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस फोल्डेड स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल एक नेटवर्क लाइक दिखाई पड़ता है। ये सेल के अंदर एक नेटवर्क की तरह से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल नेटवर्क की तरह से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई पड़ता है। अगर इसके लोकेशन की बात करें, ये हमारे सेल में पाया कहां जाता है, अकरेंस क्या है इसकी, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। अब थोड़ा सा और भी इसको समझे कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक्चुअली ये रहता कैसे है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, यानी इसका एक एंड न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है और ये अपने दूसरे एंड पे सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ रहता है। यानी अगर आप इसको समझना चाहें तो ये हो गया सेल में ये है न्यूक्लियस, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ एक तरफ न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है ऐसे नेटवर्क लाइक, और ये थ्रू आउट दी सेल फैला हुआ रहता है और दूसरे एंड पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जाके जुड़ जाता है। इस तरह ये चारों तरफ ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हर जगह फैला हुआ रहता है ऐसे। तो ये इसका लोकेशन हो गया, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक तरफ जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो दो चीजें हमने देखा, एक तो इसका नेचर और लोकेशन। नेक्स्ट आते हैं, अब समझते हैं इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स को। टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेनली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड टाइप है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में लिखते हैं RER और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लिखते हैं SER। तो दो टाइप्स हो गए, RER एंड SER। यहाँ डायग्राम में भी देखिए आप, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली आप डायग्राम देख के केवल समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंस केवल क्या है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स जुड़े हुए, देखिए यहाँ सरफेस पे कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं, इसलिए देखने में ही रफ स्ट्रक्चर इसका दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और ये राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यानी सरफेस राइबोसोम है ये। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका सरफेस जो है रफ जैसा दिखाई पड़ रहा है और इसको नाम ही दिया गया क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि राइबोसोम अब्सेंट होता है, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही है कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है और इसके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अब्सेंट होता है। तो ये बेसिक इनमें डिफरेंस है। और इसके आगे हम लोग इसके जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शन में भी पढ़ेंगे कि ये कुछ दोनों ही RER और SER कुछ फंक्शनल डिफरेंस भी शो करते हैं एक दूसरे से। वो टाइप्स देखें जो कि किसके बेसिस पे था, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोगों ने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ये किसके बेसिस पे है, तो राइबोसोम के बेसिस पे है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है सरफेस पे तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, अगर राइबोसोम अब्सेंट है तो क्या कहेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स हो गए। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है इस सेल के अंदर। ये 3 फॉर्म्स हैं और ये सिंपली अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे हम लोगों ने लोकेशन पढ़ा तो लोकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये एक तरफ न्यूक्लियस से जुड़ा है एक एंड और दूसरी तरफ ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा है। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन फ्री भी साइटोप्लाज्म में रहता है। अब हम लोग टाइप्स के बाद देखते हैं फॉर्म्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर्म्स, एक्चुअली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। फॉर्म्स इन द सेंस इनका शेप कह लें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 डिफरेंट शेप्स के, मेनली 3 डिफरेंट शेप के स्ट्रक्चर के जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये 3 फॉर्म्स कौन से हैं, यहाँ देखिए 3 फॉर्म्स के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। एक फॉर्म है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी यहाँ पे क्या है, ये जो फॉर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये देखिए ऐसे स्टैक जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें कई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लूइड फिल्ड है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिस्क शेप्ड है, पैरेलली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दूसरा है वेजिकुलर या वेजाइकल फॉर्म। 3 फॉर्म्स हैं। पहला जो फॉर्म है सिस्टर्नी, ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा है वेजाइकल फॉर्म। वेजाइकल फॉर्म में यहाँ छोटे छोटे वेजाइकल्स के फॉर्म में, राउंडेड या डिफरेंट शेप्स के, इरेगुलर शेप्स के वेजाइकल्स के फॉर्म में ये रहते हैं। और थर्ड फॉर्म है इसका ट्यूबुलर फॉर्म, यानी ये ट्यूब्स के फॉर्म में रहेंगे, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे और इनके अंदर डिफरेंट जो भी फ्लूइड है या इसमें जो भी मटेरियल फिल्ड रहता है ये इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये 3 फॉर्म्स में
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर पाया जाता है। अब इसमें से ये जो RER और SER कौन किस फॉर्म में पाया जाता है, मेनली अगर देखें तो ये ट्यूबुलर फॉर्म जो है, ट्यूबुलर फॉर्म ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है। यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्यूबुलर फॉर्म में पाया जाता है और ये वेजिकुलर फॉर्म में भी पाया जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिस्टर्नी फॉर्म यानी कि ऐसे स्टैक जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और इसी स्टैक के अंदर जो भी इसके मटेरियल्स हैं वो फील्ड रहते हैं। तो ये 3 फॉर्म्स हो गए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सिस्टर्नी, वेजिकल और ट्यूब्यूल्स। एक्चुअली ये 3 शेप या 3 स्ट्रक्चर हैं जिसके फॉर्म में ये RER और SER पाए जाते हैं। तो ये इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। इसका नेचर, लोकेशन, टाइप्स और फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं फंक्शन। हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और सारी चीजें, इसके टाइप्स, फॉर्म्स पढ़ लिए हैं। फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ये लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है इस सेल के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको पढ़ने हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो फंक्शंस जो कि RER और SER दोनों कॉमनली परफॉर्म करते हैं। जैसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। एक्चुअली ये दोनों ही RER और SER दोनों मिलके सेल का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। अब फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? फ्रेमवर्क, हमने फ्रेमवर्क के साथ एक टर्म जोड़ा हुआ है स्केलेटल फ्रेमवर्क। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बोन्स का एक स्केलेटन होता है जो पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को बनाता है, वैसे ही इस सेल के अंदर, चूंकि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस से लेके मेम्ब्रेन तक फैला हुआ रहता है और ये चारों तरफ फैला हुआ है न्यूक्लियस से। ये केवल ऐसा नहीं है कि अपर एंड लोअर डायरेक्शन में है, ये चारों तरफ है। तो कह रहा है कि ये न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर क्या करता है, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और वो नेटवर्क इस सेल के अंदर स्केलेटन फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है। ये फ्रेमवर्क करता क्या एक्चुअली, ये सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के शेप को सपोर्ट करता है, यानी सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। दूसरा, सेल के अंदर इस नेटवर्क की वजह से सेल के अंदर जो भी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनका लोकेशन एक तरह से फिक्स हो जाता है, इसके अंदर उनको अपने जगह पे ये रखता है। तो एक तो ये क्या कर रहा है, सेल के अंदर का स्केलेटन बना रहा है जिससे सेल को अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में, शेप को मेंटेन रखने में सपोर्ट कर रहा है। सेकेंड फंक्शन अगर देखें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। क्योंकि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स बनते रहते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हैं और ये डिसॉल्व कंडीशन में, और इन रॉ मटेरियल्स का यूज करके न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये जो भी प्रोडक्ट न्यूक्लियस के अंदर बने उनके 2 फेट हुए, या तो वो जिस सेल के न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं उसी सेल में वो यूटिलाइज हो जाएं, यानी उनका यूज उसी सेल में होगा। अब सेल में भी या तो न्यूक्लियस के अंदर ही उसको यूज कर लिया जाएगा या न्यूक्लियस से बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में भेजा जाएगा। यानी अगर हम डायग्राम से समझे तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मान लेते हैं ये कोई प्रोडक्ट है जो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, तो या तो इसी न्यूक्लियस के अंदर ये यूटिलाइज हो जाएगा या न्यूक्लियस से इसको साइटोप्लाज्म में भेजा जाएगा
और साइटोप्लाज्मिक दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में या जहां भी यूज हो इसका, या इस न्यूक्लियस से ये बाहर यानी सेल के बाहर भेजा जाएगा जो दूसरे सेल्स के लिए यूजफुल है, यानी उस मटेरियल का, उस एंजाइम का जो भी बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, जो भी बन रहा है या न्यूक्लियर मटेरियल बन रहा है, वो दूसरे सेल को जाएगा जहां पे उनका यूज है। अब ये कह रहा है कि ये जो इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कैसे होता है, इनको सेल न्यूक्लियस के बाहर या सेल के बाहर कैसे भेजते हैं। तो एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल बनता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये सेल से बाहर या साइटोप्लाज्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है स्टोरेज ऑफ एंजाइम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स स्टोर्ड रहते हैं, और ये एंजाइम्स कैसे हैं, तो एक्चुअली सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ये जो भी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में परफॉर्म किए जाते हैं, इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, इन सभी केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंट एंजाइम्स की जरूरत होती है, और जिन भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी एंजाइम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और यहीं पे स्टोर्ड कंडीशन में रहते हैं। तो ये हो गया कुछ कॉमन फंक्शन थे जो कि दोनों ही यानी आरईआर और एसईआर दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस जो आरईआर और एसईआर अलग अलग शो करते हैं। हम लोगों ने कुछ कॉमन फंक्शंस देखे जो दोनों ही परफॉर्म करते हैं। स्पेशल फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसईआर के फंक्शन को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है उसके फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एसईआर का वो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन का मतलब यहां सेल मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। ये एसईआर क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प कैसे करता है, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए कुछ बायोमॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है जिनसे सेल मेम्ब्रेन बना होता है। जैसे वो बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। ये कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनका यूज किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली इस एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं और फिर इन्हीं का यूज करके और सेल मेम्ब्रेन बनता है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनसे वो प्रोटेक्टेड होते हैं वो मेम्ब्रेन भी इन्हीं से बनता है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इटसेल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये करता कौन है, तो एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ। एसईआर का सेकंड फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसमें एक टर्म लगा हुआ है टॉक्सी। टॉक्सी मतलब किसी टॉक्सिक मटेरियल की बात की जा रही है, पॉइजनस मटेरियल की बात की जा रही है। एक्चुअली ये जो एसईआर है
ये डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि कुछ पॉइजनस जो मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और बॉडी के अंदर जाते कैसे हैं, तो फूड के थ्रू, एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू जाते हैं। जैसे कुछ टॉक्सिक मटेरियल इन द सेंस ड्रग्स, एस्पिरिन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या अदर जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जो भी पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल जो फूड, एयर या वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में चले जाते हैं, इन टॉक्सिक मटेरियल्स का ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी इनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और ये न्यूट्रलाइज एक्चुअली करता कहाँ पे है, तो मेनली ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल फंक्शन होता है लीवर का, यानी ये SER लीवर के सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं और वहां पे ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर करता है, और लीवर सेल्स में ये SER बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं पॉल्यूटेंट्स का, पॉइजन्स का, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है स्टीरॉयड हार्मोन्स सिंथेसिस और फॉर्मेशन। नॉर्मली स्टीरॉयड हार्मोन्स, जैसे कि कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स का हमने नाम लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा। एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल हार्मोन है। ये दोनों ही जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ये इनके सिंथेसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। और मेनली ये स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते कहाँ पे है, तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जैसे एस्ट्रोजन ये कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर। टेस्टोस्टेरॉन ये बनता है टेस्टिस के अंदर। तो कह रहा है कि ये इन ऑर्गन्स में, यानी कि टेस्टिस और ओवरी के सेल्स में, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, एबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, जहां ये इन स्टीरॉयड हार्मोन्स के सिंथेसिस में और इनके सेक्रेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, स्पेशल फंक्शन है। नेक्स्ट है RER। हम लोग देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का काम SER परफॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम एक्चुअली जो ऑर्गेनेल करता है, सेल ऑर्गेनेल, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है राइबोसोम। हम लोग राइबोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है। तो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है राइबोसोम। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ था, राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, यानी यहां बनता है। और ये राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो ग्रैन्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जगह हो गया, लोकेशन हो गया जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। दूसरा इसी से रिलेटेड है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन बन रहा है इसके सरफेस पे राइबोसोम के थ्रू, वो उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी ये करता है RER। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, तो ये कैस्केड के फॉर्म में होता है, एक चेन के फॉर्म में होता है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, राइबोसोम में प्रोटीन बनेगा। ये राइबोसोम में जो प्रोटीन बना राइबोसोम के ऊपर, ये इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है RER को, यानी ये पहले बनेगा यहां इस राइबोसोम में, और राइबोसोम से आ गया इसके अंदर, यानी RER के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये आ गया जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है। अब इसके बाद क्या होता है, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो RER है,
इस प्रोटीन को ये भेजता है कहां पे, तो ये भेजता है गोल्जी बॉडी। आपको याद होगा पोस्टमैन, सेल का जो पोस्टमैन है गोल्जी बॉडी, तो यहां जाता है क्या, गोल्जी बॉडी को जाता है RER से। फिर ये गोल्जी बॉडी करता क्या है, उस प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, फिर उसकी टैगिंग करता है कि उस प्रोटीन को एक्चुअली जाना कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में जाना है या सेल के किस सेल ऑर्गेनेल को जाना है या सेल से बाहर जाना है। ये पूरी प्रोसेसिंग जो है, पैकेजिंग और टैगिंग का काम गोल्जी बॉडी करता है और फिर इसको इसका जो टारगेट प्लेस है वहां भेज दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये RER राइबोसोम से गोल्जी बॉडी तक इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, बीच में एक लिंक की तरह से काम कर रहा है। तो ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा है। लास्ट इसका जो फंक्शन है एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। एक्चुअली लाइसोसोम में, एनिमल सेल में आपने सेल ऑर्गेनेल पढ़ा है, लाइसोसोम जिसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो उस सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है जिसके अंदर वो पाया जाता है। इस लाइसोसोम में जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सभी एंजाइम्स ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, तो RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही वो सभी एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। फिर इनका भी प्रोसेस वही है, लाइसोसोम में ये सिंथेसाइज होंगे। अब यहाँ पे लाइसोसोम से ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाएंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगेन ये गोल्जी बॉडी जाएंगे जहां पे इनकी पैकेजिंग होगी और उनको टैग किया जाएगा कि इनको जाना कहाँ है, तो इनको जाना है, इनका टारगेट क्या है, लाइसोसोम। तो इस तरह से ये पहले बनेगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ये वहां से लाइसोसोम जाएगा। तो इस तरह से ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस हो गए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। हम लोगों ने पढ़ लिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फंक्शन, कुछ कॉमन फंक्शन, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्लास के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैमल्स जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड एनिमल्स हैं अर्थ पे, मैमल्स के RBC सेल में यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होते हैं यानी नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि मैमल्स के RBC में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होते हैं। तो आज का क्लास यहाँ कंप्लीट होता है। आपने आज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो समझ में अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके और जरूर हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगे, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। और इसके साथ ही आप चैनल को, अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आप सारे वीडियोस को देखते रहिए। यानी अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो इससे पहले आप जो पहले वीडियोस बन चुके हैं उनको देख लीजिए, तो आज का वीडियो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके साथ साथ आप लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।